हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय। और हम इससे पहले मूल्यांकन के बारे में जान चुके हैं इससे पहले वीडियो में। और ये वीडियो जो है वो मूल्यांकन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में है। सो जब हमने टॉपिक को जाना था तो मैंने कहा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अब हम देखिए, क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जो बची खुची चीजें अगर हमने मतलब कहीं कुछ कमियां छोड़ भी दी हैं तो क्वेश्चन करने से वो चीजें हमें दिमाग में आ जाती हैं और हमें समझ में आ जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू टाइप, तो हमें सबसे ज्यादा जो सुटेबल आंसर है वो चुनना है, सबसे ज्यादा सुटेबल। क्योंकि अक्सर हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, पर मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें चुनना होता है और ऑप्शन एक ही सही होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। जैसे पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देन सत्रांत परीक्षा, यानी साल के लास्ट में आप परीक्षा ले रहे हैं। छात्रों के संचयी रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड्स छात्रों को बना रखा है उससे आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। या फिर सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। तो आप सोचिए जल्दी से, इसमें से कौन सा सही होगा कि आप बच्चों को लगातार जज कर रहे हो, या सिर्फ साल के एक बार में जज कर रहे हो, या उनके रिकॉर्ड से सिर्फ जज कर रहे हो, या फिर साल में 2 बार जज कर रहे हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता चल रहा हूँ, साथ के साथ आपको पॉज करके खुद आंसर सोचना है, इसका आप अपने माइंड को चलाना है, ठीक है। कैसे कि बच्चे का हम लगातार उसका मूल्यांकन करेंगे तब उसको मतलब उसकी जो खूबियां हैं, उसकी स्किल्स हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से निखर के आएंगी। आप अगर उसे कुछ टाइम के लिए ढीला छोड़ देंगे, फिर वो भी ढीला हो जाएगा, तो उसकी पढ़ाई पे मतलब इसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। और लगातार आप अगर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो इससे वो ज्यादा बेहतर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब आपका यहाँ पे स्मरण शक्ति जो है मतलब याद रखने की क्षमता, वो टेस्ट की जा रही है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सही गलत और एक आदि विकल्प, यानी कि जो अब एमसीक्यू टाइप अभी हम कर रहे हैं वही। देन है रिक्त स्थान की पूर्ति, और चौथा दूसरा और तीसरा दोनों। अब देखिए, सही गलत में क्या है, आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, आप उसे बताओगे कि ये सही है या गलत। तो आप इसमें कुछ याद करके तो रख नहीं सकते पहले से। बात हो रही है स्मरण शक्ति की, कि मतलब आपने कुछ चीजें पहले से याद करके रखी हैं, तो वो आपको सही गलत से जज तो हो नहीं पाएगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है तो आप जज कर सकते हो कि हाँ भाई, इसका 4 में से ये ऑप्शन सही था, ये मैंने पढ़ा था इसमें, तो एमसीक्यू टाइप से आप जज कर सकते हो। देन है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान आपको दे दिए गए, उसमें एक ऑप्शन भरना होगा, तो भी आपका इसमें जजमेंट हो सकता है ना। आपका आपने कुछ चीजें याद की होंगी तभी आपको पता होगा कि हाँ भाई, इस रिक्त स्थान में ये आना है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, दूसरा और तीसरा दोनों। यानी कि अब जब दूसरे और तीसरे दोनों सही बैठ रहे हैं और ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। या फिर शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाए, इससे उस शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। पाठ्यक्रम को बदलने से, या फिर विद्यालय की भव्य इमारत से। अब आप बताइए, विद्यालय बहुत अच्छा बन गया, या फिर आपका पाठ्यक्रम उसको चेंज कर दिया गया, या फिर टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरीज दी जा रही है, इन सब चीजों से क्या आपका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? नहीं, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा छात्रों का निरंतर मूल्यांकन करने से। छात्रों का मूल्यांकन लगातार होगा तो वो बेहतर बनते जाएंगे, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बताने के लिए, मतलब वहां पे शिक्षा कैसी है, उसका स्तर कैसा है, ये बताने के लिए हमें क्या चीजें
देखने को, मतलब क्या चीजें हमें ये बताएंगी कि हाँ शिक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी है। आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हाँ शिक्षा बहुत अच्छी है? विद्यालय का ढांचा देखकर, मतलब बड़ा अच्छा स्कूल बना है तो आप जान लोगे हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। या फिर वहाँ की कक्षा प्रणाली देखकर, या फिर वहाँ की किताबें देखकर आपको पता चलेगा? बताइए। या फिर छात्रों का उपलब्धि स्तर, यानी कि बच्चे वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। ये चीज बताएगी ना कि आपको शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना। और विद्यालय बहुत अच्छा बना है और वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो हमें पता नहीं, तो इसका कोई लेना देना तो है नहीं। सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? छात्रों की उपलब्धि स्तर, यानी बच्चे वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें भी पता चलेगा हाँ भाई इस स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध प्रकार परीक्षण। ऐसे टाइप इवेल्युएशन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जो आप, मतलब बहुत सारा एक लाइन में वो लिखते चले जाते हैं ना, ऐसे टाइप, ऐसे 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 पूरा पूरा, तो वो कह रहे हैं कि वो विश्वसनीय नहीं है। क्यों? इसमें इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न होते हैं। अब भाई ऐसे टाइप कोई भी बच्चा किसी भी अलग अलग तरीके से सोच सकता है तो उसको अलग अलग तरीके से लिख सकता है। क्या इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है? या फिर उसके परिणाम भिन्न होंगे, अब अलग तरीके से लिखेंगे तो मे भी उसके सॉल्यूशंस भी अलग हो जाएं। उनकी जांच परीक्षण की उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है उनकी उत्तर शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं। अब क्या आंसर लिखने का तरीका अलग हो, या बच्चों की सोच अलग हो, या उसका आंसर अलग हो, ये सारी चीजें क्या ये मतलब इससे ये तो नहीं होता ना कि हाँ आंसर गलत हो गया। लेकिन वहीं अगर जो टीचर चेक कर रहा है, उसका दिमाग, उसका जो माइंड सेट है वो कुछ और है, वो अलग एक अलग माइंड सेट से आपका आंसर चेक कर रहा है। अगर आपका आंसर उसके माइंड सेट से मैच नहीं हो, वो क्या करेगा? आंसर को गलत बता देगा, है ना। और ये जरूरी तो नहीं कि सबका माइंड सेट एक जैसा हो तो आपका आंसर गलत ही हो जाए। आपने हो सकता है कुछ अलग लिखा हो पर सही लिखा हो। तो इसलिए अगर यहाँ पे शिक्षक की जो मनोदशा है वो ये बताती है, मतलब वो प्रभावित करेगी हमारे ऐसे टाइप इवेल्युएशन को, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है। परीक्षक की मनोदशा। ठीक है, देन है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसमें से मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। व्यापकता, निरंतरता, गत्यात्मकता या अध्यापक केंद्रित। मूल्यांकन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बच्चों का जजमेंट, है ना। जो बच्चे हैं हमें उनको जज करना होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है उसमें ये ऑप्शन आप देख रहे हैं अध्यापक केंद्रित। मूल्यांकन की जो प्रोसेस है वो टीचर सेंटर्ड तो होती नहीं है, हमें तो बच्चों को जज करना होता है। तो इसलिए अध्यापक केंद्रित इसकी वो विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हुआ? अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? यहाँ पे कुछ विधियां बताई हैं और पूछा कि किससे मूल्यांकन सबसे अच्छा होगा। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन या पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। अब हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो मूल्यांकन का जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है तो निरंतर मूल्यांकन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर होता है। बच्चे का लगातार जजमेंट ही मूल्यांकन की मतलब एक विशेषता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन है मूल्यांकन प्रक्रिया डैश से प्रारंभ होती है और डैश के साथ समाप्त होती है। पाठ्यचर्या से प्रारंभ होती है, या पाठ्यक्रम से प्रारंभ होती है, या फिर कुछ उद्देश्यों से प्रारंभ होती है, शैक्षिक उद्देश्यों से, या फिर कुछ व्यवहारों की पहले अपेक्षा कर ली जाती है। ऑप्शंस को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, पाठ्यचर्या और परिणाम प्राप्ति। पाठ्यचर्या से तो मूल्यांकन प्रारंभ हो ही नहीं सकता, है ना। आप कैसे पढ़ा रहे हैं इससे इसका लेना देना है पर बहुत कम। उसके बाद है पाठ्यक्रम, सिलेबस का लेना देना भी बहुत कम है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, यानी आप कुछ उद्देश्य पहले निर्धारित करोगे कि हाँ भाई हमें ये उद्देश्य चाहिए इसलिए हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, और इसके बाद बच्चों में ये चेंजेस आने चाहिए, है ना। बच्चों में ये सारे चेंजेस आने चाहिए, ये ऑप्शन लग रहा है। देन नेक्स्ट और देख लेते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। आप पहले ही अपेक्षा नहीं कर लेंगे कि बच्चे में ये व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, उसके बाद उद्देश्य को निर्धारण कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा।
तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कि सबसे पहले हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करेंगे मूल्यांकन करने से पहले, और उसके बाद हम कुछ व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षाएं करेंगे कि बच्चे में हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के तो नेक्स्ट स्लाइड है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन केंद्रित होता है पाठ्य वस्तु केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। अभी हमने देखा जब भी मूल्यांकन की बात होगी शिक्षा में, तो वहां पर जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है बच्चे को जज करना। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जब भी मूल्यांकन की बात होती है शिक्षा में, तो उसका मेन उद्देश्य है बच्चे को जज करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो गया छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित है। मूल्यांकन की जो प्रोसेस होती है उससे क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधित है, भावात्मक उद्देश्य संबंधित है, या क्रियात्मक उद्देश्य, या फिर सभी। तो इसका इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी जो मूल्यांकन की जो प्रोसेस होती है उससे हम सिर्फ बच्चे का एक टर्म, मतलब सिर्फ उसका ज्ञान नहीं जांचते हैं, या उसका सिर्फ मतलब एक हिस्सा नहीं जांचते, उसका ओवरऑल मूल्यांकन हम करते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम बच्चे को ओवरऑल जज करें, उसका ज्ञान कैसा है, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका क्रिएटिविटी कैसे डेवलप हो रही है, उसका सब कुछ टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें हम सब कुछ टेस्ट करते हैं, हमारे सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। सो इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आगे और टॉपिक्स को समझेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।